धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल। वाह 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 वाह, ताली बजा के स्वागत था जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। वाह 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 वाह, क्या बात है। चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। हो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बुला
जो अन्ना के परिवार के सदस्य हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। जौनपुर एक और चीज़ के लिए भी देश में जाना जाता है और वो है ये कॉलेज, टीडी कॉलेज। इसकी वजह से भी जौनपुर देश में जाना जाता है। शिक्षा का अहम केंद्र है पूर्वांचल का। पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। तो मैं ऐसे ज़िले के लोगों को, शहर के लोगों को प्रणाम करता हूँ। अभी जब यहाँ पे मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ के ऊपर बच्चे एक्ट कर रहे थे। गांधी जी थे, एक मनोज कुमार की भेष में था, भारत की बात कर रहे थे। तो मैं देख रहा था आप सब खड़े हो गए थे। आप सब ने खड़े होकर हाथ में किसी ने छोटा किसी ने बड़ा झंडा ले रखा था और आप सारे लोग उन झंडों को हिला रहे थे। ये दृश्य अद्भुत था। जिन लोगों ने कैमरे में कैद किया, जहां पूरी सभा ही खड़ी हो जाए और तिरंगे के साथ अपने को जोड़ ले, ऐसे लोग धन्य भी होते हैं और बहादुर भी होते हैं। आपने तिरंगे के साथ अपने को जोड़ा और जब आप लोग खड़े होकर झूम रहे थे, झंडा हिला रहे थे, तब मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये तिरंगा और इस तरह, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में इस तिरंगे को हाथ में लेकर अंग्रेज़ों के डंडों का, घोड़ों का, गोलियों का, बर्फ की सिल्लियों का और उनकी फांसी का भी सामना किया। ये वही तिरंगा है जिसे आप हिला रहे हैं, लहरा रहे थे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस तिरंगे के सहारे हमने देश में आज़ादी प्राप्त की और लाल किले के ऊपर जब तिरंगा लहराया तो देश आज़ाद माना गया। एक अर्ज करना चाहता हूं, एक विनती करना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम विद्या के केंद्र के प्रांगण में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर्स होंगे यहाँ पे, वकील होंगे, कानून की पढ़ाई करने वाले होंगे, पत्रकार हैं, नौजवान साथी हैं जो इंटरनेट सर्फ करते हैं। हमारे देश का संविधान आजादी के बाद देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए बना। उस संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल शब्द का जिक्र नहीं है। हमारे देश के संविधान में, भारत का संविधान नामक पुस्तक में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं है, राजनीतिक दल शब्द नहीं है। देश को चलाने के लिए लोकसभा का जिक्र है, विधानसभा का जिक्र है। लोकसभा और विधानसभा के लिए कौन चुना जाएगा, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं है कि इस देश का शासन राजनीतिक पार्टियां चलाएंगी, राजनीतिक पार्टियों के लोग चुनाव लड़ेंगे, संसद में जाएंगे, अपनी पहचान राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में बताएंगे। कहीं नहीं है। इसका मतलब इस तिरंगे के साथ धोखा हुआ। उन लाखों लोगों के साथ जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेके अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों के साथ धोखा हुआ, जिन्होंने इस देश में जनतंत्र लाने के लिए अपनी जानें इस तिरंगे के नाम पर कुर्बान की, इस देश के नाम पर कुर्बान की। और ये धोखा हमारे लोगों ने किया। अंग्रेजों से आजादी जिन्होंने जान दी, शहीदों ने वो लाए, लेकिन जो जिंदा रह गए, नालायक, बेईमान, बदकार, बदतमीज लोग,
इन्होंने देश के संविधान के साथ धोखा किया और जनतंत्र के साथ साथ तिरंगे की इज्जत को भी अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इस देश के संविधान में अगर राजनीतिक पार्टियों का जिक्र नहीं है तो ये राजनीतिक पार्टियां फिर लोकसभा में पहुंची कैसे? हम लोग, हमारे पुरखे आजादी की खुमारी में थे, हम सब आजादी का जश्न मना रहे थे और ये हिंदुस्तान की किस्मत को बंद करने की साजिश रच रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में आखिरी भाषण देते हुए कहा था, हमने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाया है, लेकिन मुझे डर है कि आगे आने वाले समय में भारत के राजनीतिक दल इसकी क्या दुर्दशा करेंगे, सोच के मैं डर जाता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की बात आज सही हो रही है जब ये संसद लाखों करोड़ों में नहीं, लाख हजार करोड़ में भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। इस संसद के पास इस देश को, इस देश के गरीब को, इस देश के आम जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और संसद में बैठे हुए बेईमान लोग इसके ऊपर बहस तक नहीं करते। संसद में सवाल तक नहीं उठता, महंगाई का इलाज क्या, बेरोजगारी का इलाज क्या। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे पास जादू का डंडा नहीं है जिसे मैं हिलाऊं और महंगाई कम आ जाए, और राजनीतिक दलों के जो विपक्ष में बैठे हुए लोग सिर्फ थोड़ा सा शोर मचाकर खामोश रह जाते हैं। कोई उस प्रधानमंत्री को नहीं घेरता, अगर जादू का डंडा नहीं है तो तुम वहां बैठे हुए क्यों हो? इस देश की किस्मत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? अन्ना ने इस देश के लोगों के लिए आवाज उठाई है। अभी जो संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा यहां गांधी जी आए थे, जयप्रकाश जी आए थे। अन्ना जहां जाते हैं लोग उन्हें दूसरा गांधी कहते हैं। अगर आपके शहर में दूसरा गांधी आया है, इसका मतलब आपके जिले को, आपके शहर को कोई नया संदेशा देने आया हुआ है। उस शख्स का संदेश जनतंत्र का संदेश है। वो शख्स इस मुल्क में आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ चुका है। आजादी की दूसरी लड़ाई यानी भ्रष्टाचार से मुक्त की लड़ाई, भ्रष्टाचार से आजादी की लड़ाई, महंगाई से आजादी की लड़ाई, बेरोजगारी से आजादी की लड़ाई, खराब शिक्षा व्यवस्था से आजादी की लड़ाई और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से आजादी की लड़ाई, विकास के रुके हुए पहिए से आजादी की लड़ाई। ये अन्ना लड़ाई छेड़ चुके हैं। आज इस लड़ाई का साथ राजनीतिक दल नहीं देंगे, क्योंकि अन्ना का कहना है कि इस देश में भ्रष्टाचार का जिम्मेदार अगर कोई है तो हिंदुस्तान के राजनीतिक दल हैं। अन्ना का कहना है कि इस देश में अगर महंगाई का कोई जिम्मेदार है तो इस देश के राजनीतिक दल हैं। अन्ना का कहना है इस देश की सारी समस्याओं का अगर कोई जिम्मेदार है तो राजनीतिक दल हैं, इसलिए इन राजनीतिक दलों से गुलामी तोड़ने के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई की जरूरत है। और जब तक जनता का राज इस मुल्क में नहीं आएगा, जब तक आपके चुने हुए लोग संसद और विधानसभाओं में नहीं जाएंगे, तब तक ये देश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से आजाद नहीं हो सकता। राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान की संसदीय व्यवस्था से निकाल फेंकना होगा और उस संसदीय व्यवस्था में हिंदुस्तान की जनता को शान के साथ सीना चौड़ा कर, गर्व से माथा ऊंचा कर संसद और विधानसभाओं में जाना होगा। आप लोगों को जाना होगा, आपके बीच के ईमानदार लोगों को जाना होगा। कुछ पत्रकार भाई अन्ना से सवाल करते हैं, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो देश का काम कैसे चलेगा, अच्छे लोग कहां से आएंगे? और तब मैं माथा पकड़ के बैठ जाता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं की बिरादरी का एक साधारण सा सदस्य हूं।
माथा में यूं पकड़ लेता हूं कि ये कैसे पत्रकार भाई हैं जो राजनीतिक दलों में अच्छे लोग देखते हैं, जनता में अच्छे लोग जिनको नहीं दिखाई देते। और मैं हर सभा में पूछता हूं, क्या अच्छे लोग राजनीतिक दलों में हैं या अच्छे लोग राजनीतिक दलों से बाहर हैं? तो सभा से आवाज आती है, राजनीतिक दलों से बाहर ही अच्छे लोग हैं, राजनीतिक दलों के अंदर ज्यादा लोग बेईमान हैं, बहुत कम लोग अच्छे हैं। और अन्ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि जिन राजनीतिक दलों ने तुमको अपना गुलाम बना लिया है, जिन्होंने तुम्हें दलाल बना लिया है, तुमको टिकट नहीं देते, तुम्हारी बात नहीं सुनते, अगर तुम उन्हें रुपए पैसे भेंट करने वाले किसी आदमी को न ले जाओ तो तुम्हारा स्वागत घर के अंदर नहीं होता। ऐसे राजनीतिक दल का क्या फायदा? वक्त अभी है, अभी समय है, राजनीतिक दलों को अच्छे लोग छोड़ें और जनता के साथ जनतंत्र की लड़ाई में कतार बना करके खड़े हों, जनता का लड़ाई में साथ दें। अभी वक्त है। मैं इस लड़ाई में एक अपील करता हूं, क्योंकि ये अपील अन्ना की अपील है। लेखक, पत्रकार, नाटककार, कवि, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, हर एक का आज फर्ज है कि दूसरी आजादी की लड़ाई का साथ दे, अन्ना का साथ दे। अगर आज साथ नहीं दिया तो हमारे पुरखों में बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी जिंदा हैं जो ये कहते हैं, काश हमने उस समय गांधी जी का साथ दिया होता तो हिंदुस्तान में कुछ और तरह की भी तब्दीली आ सकती थी। कहीं ये निराशा, कहीं ये बात आपके और हमारे मुंह से थोड़े दिनों के बाद न निकले कि अन्ना हमारे दरवाजे पर आए थे, अन्ना जौनपुर में आए थे, अन्ना ने आके अपील की थी और हमने अन्ना का साथ नहीं दिया। इस दूसरी आजादी की लड़ाई, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से लड़ने के लिए अन्ना को सिपाही चाहिए, अन्ना को सिपाही चाहिए। अन्ना की सेना में 44,000 से ज्यादा लोग पिछले 5 राज्यों में जुड़ चुके हैं। अन्ना को 44,000 लोगों ने अपना 1 साल का समय दिया है और अन्ना किसी की जिंदगी नहीं चाहते। अन्ना आपकी जिंदगी का सिर्फ 1 साल चाहते हैं। आप में से जो लोग अन्ना में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, इस देश से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी हटाना चाहते हैं, उनसे मेरी एक प्रार्थना है। बहुत छोटा तरीका है, जेब से कागज निकालिए, पेन निकालिए, अपना नाम लिख करके यहाँ जो वॉलंटियर्स घूम रहे हैं, धीरे से यहाँ उनके जरिए मेरे पास वो पर्ची पहुंचा दीजिए। आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जिसके पास भी हो, अन्ना 1 महीने के भीतर उन्हें अपने पास बुलाएंगे, सामने बिठाल के बातें करेंगे और फैसला करेंगे उसे किस मोर्चे पर कहां लगना है। जिंदगी का सिर्फ 1 साल इस मुल्क को बनाने के लिए चाहिए। जिंदगी के 65 साल हम सब ने इस मुल्क को बर्बाद होता हुआ देखने में बिगाड़ दिए। अब जिंदगी का 1 साल, सिर्फ 1 साल, किसी भी उम्र के आप हों, माँ हो, बहन हो, नौजवान हो, किसी भी उम्र के हों, अगर देश बदलने का जज्बा है, सिर्फ 1 साल दीजिए और फिर देखिए ये मुल्क कैसे करवट बदलता है, कैसे भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है और कैसे इस भ्रष्ट व्यवस्था से बाहर निकलता है, अन्ना का साथ देता है। इस देश में नए सिरे से जनतंत्र कैसे आता है, जिसका संविधान बार बार उद्घोष कर रहा है, जनतंत्र, पार्टी तंत्र नहीं, पार्टियां नहीं, जनता, जनता के बीच के अच्छे लोग, ईमानदार लोग जिन्हें आप चुनकर खड़ा करें, जिन्हें आप चुने। और यही अन्ना बताते हैं, यही अन्ना कहते हुए घूम रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब। आज जौनपुर में आने के बाद मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई। आज सभा में मेरे सामने बहु संख्या में नवयुवक है, जवान है। मेरा आशा स्थान युवा है। मैं युवकों की तरफ बड़े आशा से देख रहा हूँ।
और आज के सभा में बड़ी संख्या में युवक जो है, उससे मुझे ऊर्जा मिल रही है। मैं एक युवक था 26 साल का, और 26 साल का युवक होते हुए मैं जीवन में सोचता था कि क्या चक्कर है दुनिया का। एक स्वामी विवेकानंद, उनके विचारों की मुझे प्रेरणा मिली, और 26 साल के उम्र में मैं अपने जीवन का निश्चय किया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने रहा था कि शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि शादी भी नहीं करना, मेरे जीवन का हर क्षण मेरा समाज और देश के सेवा में लगे। इसलिए मैंने, अभी 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। गांव में मेरा घर है, रालेगंज सिद्धि नामक गांव है। गांव में घर है, खेती बाड़ी है। 40 साल हो गए घर में गया नहीं, 40 साल से घर में नहीं। 3 भाई है, भाइयों का बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए। 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे जो ब्याज आता है, हर साल 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ। कि जीवन में तय किया, जीवन में मैंने तय किया, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते ही मरूंगा। ये मैंने व्रत लिया, जीवन में व्रत लिया। मेरी तो आज धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया। इसलिए मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु हथेली पर लेकर लड़ रहा हूं। महाराष्ट्र में पहले ये आंदोलन शुरू किया भ्रष्टाचार के विरोध में। महाराष्ट्र में 25 साल पहले भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू किया। मैं एक मंदिर में रहता हूं, खाने का एक प्लेट है और सोने का एक बिस्तर है। 10 फीट बाय 12 फीट का कमरा है, कुछ रखा नहीं, सिर्फ सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट। लेकिन महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट भ्रष्टाचारी मंत्री घर भेज दिए, 6 मंत्री चले गए घर। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, भ्रष्टाचारी लोग। सूचना का अधिकार कानून पहले हमने बनाया, मैं सरकार के पीछे पड़ा था। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन मनाया। उस दिन प्रजा इस देश के मालिक हो गई। सरकारी तिजोरी जनता की है। पूरे नियुक्त किए गए ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट जनता के सेवक है, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, सब जनता के सेवक है। जिनको हम चुन कर भेजा, एमएलए, एमपी, ये भी जनता के सेवक है। पूरे ऑफिसर जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। चित्र क्या है आज? जो मालिक है उनको बनाया सेवक, और जो सेवक है वो बन गए मालिक। उल्टा हो गया, इसलिए मैं लड़ रहा हूं।
वो मालिक है, वो मालिक ही रहना चाहिए। जब जनता मालिक है, तिजोरी उनकी है, आप जब सेवक है तो मेरे तिजोरी का पैसा कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं उसकी जानकारी लेने का मुझे हक है, वो मिलना चाहिए बोल के राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू किया। 10 साल लड़ा, 10 साल लड़ा। आखिर मुंबई के आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। 12 दिन हो गए आजाद मैदान में, और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने सूचना के अधिकार के कानून पर साइन किया, और 2002 में सूचना का अधिकार कानून महाराष्ट्र में पहले आ गया और 2005 में भारत में लागू हो गया सूचना का अधिकार। आज उसका फायदा देख रहे हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया, कितने करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए और आगे भी आते रहेंगे। तो सूचना का अधिकार, ग्राम सभा को पावर, दफ्तर दिरंगाई, एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल में 7 दिन के अंदर जाना चाहिए, नहीं गया उस ऑफिसर को फाइन करो। चक्कर काटने के लिए लगाते हैं, पैसे दिए बिना काम नहीं करते हैं। कोई भी दफ्तर में जाओ, पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। इसलिए मैं लड़ रहा था महाराष्ट्र में कि दफ्तर दिरंगाई, एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल में 7 दिन के अंदर जाना, और वो कानून अभी बनाया। ऐसे 7 कानून बनाए। उसके बाद मैं पीछे पड़ा जन लोकपाल। मेरी धारणा है जन लोकपाल कानून अगर आ गया तो देश में 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। इसके कारण जन लोकपाल की लड़ाई शुरू किया। आपने देखा होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ गया। पहले तो इन्होंने धोखाधड़ी किया, सरकार ने ज्वाइंट कमेटी बनाई, धोखाधड़ी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई, धोखाधड़ी, संसद में गए, धोखाधड़ी, हर जगह पर धोखाधड़ी किया। इसके कारण दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। 12 दिन के बाद पंत प्रधान जी ने मंत्री को भेजा कि हम जल्दी से जल्दी लोकपाल लाते हैं, आप अनशन छोड़िए। मैं बोला 3 बातें करो जल्दी, संसद चालू है। एक, जनता की सनद, हर दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाओ, हमारा दफ्तर जनता का काम कितना दिन में करता है, उतना दिन में नहीं किया तो उस दफ्तर का प्रमुख ऑफिसर होगा, उसको फाइन करो, उनसे पैसा वसूल करो और सरकार के तिजोरी में जमा करो। तो 2006 में हर सांसद का पेमेंट था 5,000 रुपया, उससे और बढ़ाया। 2010 में वो पेमेंट गया 16,000, और आज का पेमेंट कितना है पता है? एक सांसद हर माह 50,000 रुपया पेमेंट ले रहा है। 50,000, 12 रुपये में पेट भरता है, तो इतना पैसा लेने की जरूरत क्या है आपको? किस लिए पैसा लेते हैं? 12 रुपये में पेट भरता ना, तो 50,000 रुपये तनख्वाह लेने की क्या जरूरत है? सिर्फ तनख्वाह नहीं, अपनी पत्नी और हम वो दोनों एयरफेयर, प्लेन से फ्री घूम सकते हैं। ट्रेन से क्लास 1, ट्रेन में क्लास 1 AC में सफर कर सकते हैं। जब संसद चलती है पर दिन, हर दिन 2,000 रुपया भत्ता ले सकते हैं। बिजली 35,000 वोल्ट बिजली फ्री यूज कर सकते हैं। रहने के लिए मकान फ्री, गाड़ी फ्री,
अरे 12 रुपए में पेट भरता है तो ये करते किस लिए? इसलिए मैंने कहा कि इनको मेंटल, हमारे पूना में एक मेंटल हॉस्पिटल है, पूना में एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पर इनको लेकर जाना चाहिए तपास करने के लिए। देश को चलाने वाले ऐसे लोग बोलते हैं देश चला रहे हैं, उनको इतना भी भान नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए मेरा कहना यह है, आप सब युवक यहां बैठे हैं, मेरा आशास्थानी युवक है, ऐसे लोगों को रोकने की चाबी आपके हाथ में है। रोक सकते हैं ऐसे लोगों को आप, फिर से दोबारा संसद में जाने से आप लोग रोक सकते हो। ये चाबी आपके हाथ में, वो चाबी आप लगा दो तो बदलाव आ जाएगा देश में। आज से प्रतिज्ञा करो, भारत मां की कसम लेकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की कसम लेकर प्रतिज्ञा करो कि आगे के लिए कोई भी इलेक्शन में मैं कोई भी पक्ष और पार्टी का गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करूंगा। जो जनता ने खड़ा किया है उसी को वोटिंग करूंगा। बस इतनी चाबी लगा दो। इतनी चाबी आपने लगा दिया तो ऑटोमेटिक पक्ष और पार्टी तंत्र नेस्त नाबूद हो जाएगा और देश में जनतंत्र आएगा। ऐसे लोग देश चला रहे, कहां जाएगा ये देश? अरे ये आजादी क्या सही मिली है? कितनी बड़ी कुर्बानी हुई देश में। आपने देखा रामलीला मैदान का आंदोलन हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में आज भी चल रही है। दुनिया में क्रांति तो कई देशों में हुई, लेकिन रक्त रंजित क्रांति, लोगों के मुर्दे पड़ते हैं, बिल्डिंगें जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति की हानि करते हैं, ये क्रांति सही क्रांति नहीं है। पहली बार देश में क्रांति हुआ रामलीला मैदान, करोड़ों युवक रास्ते पर आ गए, किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया, पत्थर तक नहीं उठाया। ये जो क्रांति है उसकी चर्चा देश में चल रही, दुनिया में चल रही है कि भारत में ऐसे क्या जादू है कि इतने पब्लिक रास्ते पर उतर गई, किसी ने पत्थर तक नहीं उठाया। वही रास्ता सही है हमारा, अहिंसा, हिंसा नहीं करना। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है। तो आगे के लिए भी हम उसी मार्ग से, उसी रास्ते से आंदोलन करेंगे, जो हिंसा नहीं होने देंगे। तो अभी दिसंबर जनवरी में मेरा रामलीला पर जब अनशन होगा, आप अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ। अगर समय आ गया, धन्यवाद, नहीं, अगर समय आ गया 2-4 दिन जेल में जाना तो क्या हर्जा है? 4 दिन जेल में जाने के लिए क्या हर्जा है?